अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर, आलमी हालात हादरा। आज 14 तारीख। तो आज कोई बड़ी ख़बर नहीं है और पूरी दुनिया में एक ही समझिए कि कंसर्न है, अंदेशे हैं। अब वो है ईरान के ताल्लुक से। ईरान का क्या होगा, क्योंकि ईरान पे अगर अटैक हो गया और जंग शुरू हो गई तो फिर समझिए कि तबाही मुकद्दर है। और अमेरिका जो चाहता है कि वेनेजुएला वाली कामयाबी मिल जाएगी, ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। तो देखिए कि क्या होता है। और इसमें तरह तरह की थ्योरीज है। तो ईरान के ताल्लुक से क्या डेवलपमेंट है। कल तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला ख़त्म हो गया और ईरान की जो हुकूमत है उसने प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इज़राइल, बेंजामिन नेतन्याहू, इन लोगों के अज़ाइम कुछ और ही हैं। तो इसके वजह से वो लोग प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इस पे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज दिया है कि हम जीतेंगे। अब देखिए, उसकी जंग ही नहीं है, वो कह रहा जीतेंगे। नंबर दो, जितने भी निगोशिएशन होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप से, वो सब कैंसिल। ये भी खतरे की बात है। और नंबर तीन, उसने कहा है कि प्रोटेस्ट जारी रखो, मदद ऑन द वे है। अब ये भी खतरे की बात है। एकदम कह रहा है कि जो जारी रखो। अब इसका मतलब ये भी है कि प्रोटेस्ट में कमी आ रही होगी, जिसको बूस्ट करने के लिए बोला होगा कि जारी रखो, और मदद जो है आना चाहती है। तो इस तरह के मामलात हैं। तो देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है कहा है कि इंस्टीट्यूशन वगैरह को कब्जा करो तुम लोग, और सब लोगों को याद रखो जो तुम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो फिर उनसे बदला लिया जाएगा जब रिजीम चेंज होगी। तो इस तरह के वाक़यात हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग दिखा देता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। ये देखिए, ट्रंप सेज ही वांट्स टू विन इन ईरान, तेहरान एक्यूज यूएस ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। तो तेहरान ने कहा है कि जो है, यानी ईरान का जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशन में, उसने सिक्योरिटी काउंसिल से शिकायत की है कि ये खामखा अमेरिका बीच में कूद रहा है। यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट हुआ भी तो वो लोग महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इंटरनल मामला था, ईरान के अंदरूनी मामला था। इसमें जो है इतना ज़्यादा जो है अमेरिका को कूदने की क्या ज़रूरत है। अमेरिका बल्कि जो है यूरोप भी कूद गया है। यूरोप के कई ममालिक ने ईरानियन एम्बेसडर को अपने मुल्क में आने से मना कर दिया। तब ये मामला है। और वायलेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया है। कुल मिलाकर के समझिए 2000 हिलाकतें हो गई। और 2000 में से जो है बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के भी जो है पुलिस वगैरह है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और बहुत प्रोटेस्टर वगैरह भी है। अब ये है कि ये 2000 की वजह क्या है कि ये प्रोटेस्टर जो हैं ये प्रोटेस्ट कम कर रहे हैं, ये एक लिहाज से राइट कर रहे हैं, यानी हथियार लेकर के रात में निकलते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि 3 तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे। शुरू में लोग महंगाई के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए उठे। उसके बाद जो है CIA और जो है मोसाद के लोग एजेंट को जो है अंदर घुसा दिए। तो वो लोग जो है वायलेंट होने लगे, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह पे हमला, मस्जिद पे हमला, इस पे। अब फिर उसके काउंटर में फिर गवर्नमेंट के फेवर में जो है संडे को मतलब लोग निकलना शुरू हुए। संडे को बहुत ज़्यादा लोग निकले थे, बहुत ज़्यादा। उसी वजह से जो है अमेरिका हिल गया था, यानी गिन तादाद 50 लाख 60 लाख के करीब। तो इस तरह से जो है ये। तो अब ये है कि पहले ये दोनों जो है, जो महंगाई वाले थे या गवर्नमेंट से किसी वजह से नाराज़ थे वो, और ये जो एजेंट वगैरह हैं, ये सब मिलकर के ज़्यादा तादाद थे। लेकिन जब देखे ये लोग तो अजीब ही रास्ता अपना लिए हैं, तो फिर महंगाई वाले सब जो है घर बैठना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है कम होने लगी। अब जब कम होने लगी है और ये तादाद बढ़ने लगी है सपोर्टर वालों की,
तो डोनाल्ड ट्रंप जो है तसल्ली पे तसल्ली, दिलासा पे दिलासा देना शुरू कर दिया है कि मदद जो है रास्ते में है, जारी रखो, इंस्टीट्यूशन को कब्जा करो, ये करो, वो करो। अब इधर इन लोगों को मुश्किल ये है कि जो है नेट वगैरह बंद कर दिया गया, 5 रोज से बंद है। तो अब इस तरह का जहाँ मामला रहता है तो एलॉन मस्क जो है स्टारलिंक लेकर के पहुंच जाता है सेटेलाइट के ज़रिए से, लेकिन ईरान ने जो है उसका भी तकरीबन काट निकाल लिया है। फिर भी स्टारलिंक जो है काम कर रहा है। तो एलॉन मस्क ने जो है फ्री कर दिया है सबके लिए कि कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, स्टारलिंक यूज़ करो और फिर जो फसाद फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब ये देख लीजिए, यही यूरोप वाले, यही अमेरिका वाले जब इजराइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा था तो इसको जो है कोई औरत और मर्द बच्चे के जो है वो ख्याल नहीं आ रहा था। 20-25 हज़ार बच्चे मार दिया, उसको कोई जो है चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स नहीं। यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो कितना, इसके बरस आप देखेंगे कि जो है अमेरिका में बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कोई कवर ही नहीं कर रहा। अब मीडिया में कोई बात ही नहीं आती तो हम लोग भी क्या बताएं, क्या दिखाएं, हम लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये समझिए कि आइस जो है, जो इलीगल माइग्रेंट को पकड़ने के लिए टीम है, वो एकदम तबाही मचाए हुए, एकदम आतंक फैलाए हुए, टेरराइज किए हुए सब लोगों को। अभी तो आप जानते हैं कि एक लेडी को जो है 3 बच्चे की माँ को मार दिए, एकदम हालत ख़राब है। देखिए कि क्या होता है। और इधर ईरान का मामला है। तो अब इसमें क्या है कि इंटरनेशनल ताकतें भी कूद गई है, और आप देखेंगे कि कहीं मामला जो है गड़बड़ ना हो जाए। इधर दबाव बनाने के लिए ईरान पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी जो है कर दिया कि जो कोई भी, यानी जो ममालिक भी ईरान से ताल्लुकात रखेगा, यानी तिजारती ताल्लुकात वगैरह, तो उसको 25% का जो है सैंक्शन टैरिफ झेलना पड़ेगा। अगर अमेरिका से उसको तिजारत करनी है तो 25% मज़ीद। अब इंडिया में समझिए कि 50% पहले लगा हुआ है रशिया वगैरह के से ख़रीदने की वजह से। अब ईरान की वजह से अगर ईरान से ताल्लुकात ख़रीद फरोख्त करेंगे तो 25% मज़ीद जो है लग जाएगा, तो 75% हो जाएगा। तो इंडिया ने कहा नहीं, ईरान को तो हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे। ईरान और इजराइल में हम इजराइल की तरफ हैं क्लास। कहने को तो ये हम दोनों की तरफ हैं, लेकिन अंदरूनी बात रहती है कि। तो इसी तरह आप चाइना का मामला देखने वाली होगी, क्योंकि ईरान से जो ज़्यादातर जो ताल्लुकात है, तिजारती ताल्लुकात, वो चाइना ही से है। क्योंकि सैंक्शन है तो किसी की हिम्मत होती नहीं है, तो बस चाइना ही जो है ज़्यादा ख़रीदता है, या फिर तुर्की ख़रीदता है, थोड़ा सा ब्राज़ील भी ख़रीद लेता है, और यूएई ख़रीदता है, और कुछ सऊदी अरब भी ख़रीद लेता है, तेल वगैरह बेचता है। ये पता नहीं क्या बेचता, कालीन वगैरह या क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी भी तिजारत है। अब कुछ इंडिया का चावल वगैरह का था, लेकिन वो तो धमका देगा तो फिर ख़त्म मामला। लेकिन मैं जो है चाइना पे क्या 25% लगा पाएगा वो? तुर्की के भी तो धमका सकता है, लेकिन चाइना का मामला थोड़ा देखने वाली हो और इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मामला ये आया है कि इसमें जो है ईरान वाले मामले में दोनों कूद गया है। दोनों कौन? यूक्रेन भी, रशिया भी। रशिया कह रहा है कि ईरान पर अगर हमला किया अमेरिका ने, अब हमला जो है 3 तरह से हो सकता है। या तो अमेरिका डायरेक्ट हमला करे तो ईरान जो जवाबी हमला उसके मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसिस है उस पर करेगा, या ये हो सकता है कि अमेरिका जो इजराइल से हमला करवाए तो ईरान जो बदले में ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, या हो सकता है कि दोनों एक साथ हमला कर दे तो फिर जवाबी दोनों पे हमला होगा। तो ये जो है पॉसिबल सिनारियो है। अब व्लादिमीर पुतिन को लगा के मामला जो है नाजुक होता जा रहा, तो उसने बयान दिया है कि देखो ईरान पर हमला जो है ये बहुत ख़राब कंसिक्वेंस ना ले आए, लिहाजा थोड़ा संभल के, ये वेनेजुला नहीं है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में ज़ेलेंस्की कूद गया कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का जो भी एक्शन है वो जस्टिफाइबल है। अब उसको ईरान से लड़ाई है क्योंकि ईरान ने शहीद ड्रोन से बहुत मदद किया है रशिया की, तो फिर उसकी वजह से जो है उसको ईरान से बहुत नाराज़गी। तो ज़ेलेंस्की जो खुद मजलूम है, वो मजलूम को के ख़िलाफ़ जालिम को जो जस्टिफिकेशन दे रहा।
ये समझ रहे हैं आप? एक तरफ कह रहा है कि हमारी मदद करो क्योंकि मैं मजलूम हूँ, रशिया हम पे हमला कर दिया। एक तरफ एक जालिम दूसरे मजलूम पे हमला करने जा रहा है तो कह रहा है कि नहीं ये जालिम ठीक है। बात समझ में आई? तो ये है जियोपॉलिटिक्स। अब इसमें मामला ये है कि कभी कभी जो है हर एंगल से सोचना चाहिए। देखिए, हो सही होगा गलत होगा वो अलग बात है, सोच जो है थोड़ा सा घुमाना चाहिए कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप ये जो है देखिए, इमैनुअल मैक्रोन ने भी पकड़ लिया वो बात। पहले तो वो मैं बताता हूँ, पहले ये भी जान लीजिए कि जर्मनी का जो है चांसलर इंडिया आया हुआ था, कनाडा का जो है प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी चाइना गया हुआ है। तो सब अपना अपना देख रहा है, भाई अमेरिका जो धोखा दे रहा है तो फिर अपना अपना गोटी सेट करो। अच्छा, अब यहाँ पर थे थोड़े से गौर करते हैं। गौर करने की बात है कि फ्रांस का जो इमैनुअल मैक्रोन सदर है वो कह रहा है कि हम लोग को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तीन बड़ी ताकतें ही जो है आपस में फैसला कर रही है और हम लोग जो है नाच रहे हैं उसके पीछे। एक डोनाल्ड ट्रंप है, एक पुतिन है, एक शी जिनपिंग है। तो उसमें से इशारा भी दिया है कि हम लोग को नेटो से निकल जाना चाहिए और अपना ब्लॉक मजबूत करना चाहिए। ये अमेरिका के पीछे लग करके कोई फायदा नहीं है। अब फ्रांस अमेरिका की जो है लीडरशिप के लिए काफ़ी लड़ाई हमेशा से रही है, और फ्रांस के जो है यूके से भी हमेशा से इसीलिए लड़ाई रही है कि ये जो है यूरोप का होने के बावजूद लेकिन जो है ये पिट्ठू बना रहता है अमेरिका का। तो इसको साइडे रखो, हम लोग आपस में जो बात करें इसको सुनने मत दो। तभी तो ब्रिक्स से खुद ही अलग हो गया है। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में शुरू में इसको ले ही नहीं रहते लोग, कह रहे थे ये जो है ये है चुगलखोर है, जाके बोल देता है, अमेरिका को सारी बातें बता देता है। ठीक है, अमेरिका से दोस्ती है लेकिन फिर हम लोग आपस के भी तो ताल्लुकात हैं, बराबरी के बेस पे दोस्ती रखेगा तो ठीक है। और वो बिल्कुल ही डैडी और सन वाला मामला कर देता है। तो ये इमैनुअल मैक्रोन को भी खल रहा है, सबको खल रहा है। अब यह है कि एक दूसरा सिनारियो पे जो है बात करते हैं कि एक इल्ज़ाम 2016 से ही लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे कि ये रशिया का एजेंट है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में रशिया ने क्रूशल रोल अदा किया था। तो उसने जांच वांच कराया और खुद ही कह दिया कि नहीं ये सब गलत बात है। लेकिन इस बार भी इल्ज़ाम लगा कि जो है रशिया का जो है एजेंट है और जवानी में ये रशिया में ही रहता था और बिजनेसमैन था, और ये मतलब बहुत तरह के इल्ज़ाम हैं। तो मतलब काफ़ी लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये समझ जाइए कि रशिया का जो है वो ख़ास तौर से व्लादिमीर पुतिन का एजेंट है, उसी हिसाब से काम कर रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन जंग में वो समझिए कि रशिया के ख़िलाफ़ उतना नहीं जाता है, और अभी भी जो एक्टिविटीज़ है वो चाइना के ख़िलाफ़ तो एक्टिविटीज़ रहती है, रशिया के ख़िलाफ़ उतनी नहीं रहती है। अब बीच बीच में थोड़ा सा जो है फेस सेविंग के लिए उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाती है। जब ये एक जो है ऑयल टैंकर को उसने पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए कि ऑयल टैंकर जो है ना वो था ही नहीं रशिया का, वो समझिए कि ईरान का था। वो तो यहाँ आया था, फिर यहाँ पर जो है जब तक ब्लॉकेट लग गया तो यहाँ पे भागने लगा, तो बचने के लिए रशियन फ्लैग वगैरह लगा दिया था। अब रशिया सोचा मैं बॉस हूँ तो मेरा झंडा देख के ही छोड़ देंगे, लेकिन वो लोगों ने छोड़े नहीं और पकड़ लिए। तो ये तो एक छोटी सी बात है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि देखो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है ये रशिया को ही फायदा पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है कि अभी देखिए कि रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ, यूरोप ने पूरा लगा दिया है, और बाइडन ने लगाया था तो अमेरिका में लगाए हुए। अब जब सैंक्शन है तो ये ऑयल गैस जो है ये बेचारा बेच नहीं पाता है, यूरोप जो मेन कस्टमर था। अब इसको लामहला जो है वो बस एशिया ही में बेचना पड़ता है। अब एशिया में या तो चाइना है या इंडिया है या फिर तुर्की वगैरह है, यही लोग ख़रीदेंगे। अब ये लोग भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि देखते हैं कि रशिया के पास ऑयल गैस बहुत है और ये यूरोप में बेच ही नहीं सकता, तो फिर हमको देना है तो डिस्काउंटेड रेट में दीजिएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो उसने खुद ही डिस्काउंट कर दिया चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो अब उसका तेल तो बिकता है लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है। जहाँ पे 100 रुपया होना चाहिए वहाँ पे 50 रुपया होता है, समझ जाइए 60 रुपया होता है। नुकसान तो है रशिया को, लेकिन इतना फ्री में समझिए कि ऑयल गैस कुदरती चीज़ है, तो जो भी आ जाता है वो आदमी जो है फ़ायदा ही में रहता है और सस्टेन कर लेता है।
अब आप देखिए कि रशिया को जो है डिस्काउंटेड ऑयल बेचने में उसको जो है क्या होता है, घाटा होता है, यानी उतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए, या जितने दूसरे ममालिक कमा रहे हैं वही ऑयल बेच करके सऊदी खूब कमा रहा है। यानी सऊदी 90 बैरल बेच रहा है तो वो बेचारा 60 बैरल बेच रहा है, तो अब $20 का तो उसका नुकसान हो ही रहा है हर 20 बैरल पे। इसी तरह गैस कुवैत कुछ रेट पे बेच रहा है, लेकिन रशिया को डिस्काउंटेड रेट में बेचना पड़ रहा है। अब आप समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, एक तो वेनेजुएला पे जो है उसने लगा दिया, तेल का मामला ही ख़त्म कर दिया। तो सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला से कौन लेता था? चाइना लेता था। तो अब चाइना यहाँ से नहीं ले पाएगा, इंडिया भी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा देखने की बात। अभी कियोस्क क्रिएट कर ही दिया है, तो ये दरवाज़ा चाइना के लिए बंद हो गया। और चाइना जो है हंगर कंट्री है समझिए कि ऑयल गैस के लिए। अब यह है कि दूसरी तरफ ईरान के तरफ से भी जो है ये लग रहा है कि इसको भी जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, ऑयल वगैरह इसका बेचने नहीं दिया जाएगा या ब्लॉकेट वगैरह लगा दिया जाएगा, या उसने कहा कि नहीं ख़रीदो नहीं तो 25% टैरिफ लगेगा। तो अब यह है कि इंडिया अगर रुक जाता है कि हम नहीं ख़रीद सकते, तुर्की भी कहता है कि हम नहीं ख़रीद सकते, चाइना भी कहता है कि ठीक है अब तो ऑयल ख़रीदना तो क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है तो हम दूसरी जगह भी ख़रीद लेंगे, लेकिन अमेरिका से जो है उतना पंगा नहीं ले सकते। तो अगर ये दोनों भी जो है ऑप्शन दुनिया के पास से जो है बंद है, तो फिर चाइना जो है ऑयल कहाँ से ख़रीदेगा? तो मजबूरन उसको जो है वो रशिया के पास भागना पड़ेगा कि भाई पहले हम जो है 50,000 बैरल ख़रीदते थे, तो अब जो है 1 लाख बैरल हमको चाहिए। तो कहेगा कि अच्छा आपको ज़्यादा ज़रूरत है? कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो हम वेनेजुएला से लाते थे वो बंद हो गया, ईरान से लाते थे वो बंद हो गया, तो हमें तो ऑयल चाहिए, तो बहुत सख्त ज़रूरत है। तो रशिया कहेगा सख्त ज़रूरत है तो आप जो है फिर मार्केट रेट दीजिए। तो अब चाइना के पास जब ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो वो मार्केट रेट देगा कि नहीं देगा, और मार्केट रेट देगा तो किसको फ़ायदा होगा? पुतिन को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये कड़ी झूठ है कि नहीं? तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से किसको फ़ायदा हो रहा? पुतिन को हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इस लिहाज से लोग कह रहे हैं कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप किसके लिए काम कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो समझ जाइए कि जो है अमेरिका को बदनाम दर बदनाम कर रहा है, दोस्तों को जो है दूर कर रहा है, और दूसरी तरफ जो मेन दुश्मन है उसी को जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है। अलास्का बुला करके मेहमानी करा रहा है, यूक्रेन के मामले में हार्ड स्टांस नहीं लेता है, तो ये एक मामला हो गया। इस तरह सोच सकते हैं, मैं किसी पे जो है जोर नहीं डालता हूं, मैं सोचने का एक अंदाज बता रहा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि अभी देखिए यहाँ पर जो है यूक्रेन जो है और इधर यूरोप है और अमेरिका है, इधर रशिया है, तो इसको जो है असल में ये यूक्रेन तो बेचारा खामखा जद में आ गया, खामखा जद में आ गया, वरना असल जो लड़ाई है वो यूरोप वर्सेस जो है रशिया में, बल्कि आप कह सकते हैं रशिया वर्सेस अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बदल गया जिसकी वजह से ये मामला हो गया। तो जिस तरह से समझ जाइए कि यूक्रेन अखाड़ा बन गया दो बड़ी ताकतों के लड़ने का, यानी नेटो वर्सेस रशिया के लड़ने का, इसी तरह से कहीं अब जो है फील्ड जो है फाइनल के लिए चेंज ना हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये कहीं जो है ईरान जो है ये फील्ड ना हो जाए। अब ईरान कैसे फील्ड होगा? तो यानी लोग इंतज़ार में हैं कि अमेरिका पहले ईरान पे हमला करे, इजराइल पहले ईरान पे हमला करे, और जब करेगा वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था फरवरी के महीने में 2022-23 में, तो सारे यूरोप वाले और फिर बाद ये अमेरिका वाले कूद गए थे और हथियार दे दे करके उसको जो है दमखम पैदा कर दिए और रशिया की हालत ख़राब कर दिए। तो इसी तरह से ये लोग भी चाइना और रशिया इंतज़ार में हैं कि पहले ईरान पे हमला तो करो और फिर बाद में हम वैसे ही मदद के लिए आ जाएंगे जैसे तुम यूक्रेन की मदद के लिए आ गए थे। वरना यूक्रेन से जंग जीतना तो बाएं हाथ का खेल था रशिया के लिए, लेकिन यूरोप और अमेरिका आ गया मदद के तौर पर, जिसकी वजह से 4 साल से खींचा जा रहा।
तो बिल्कुल सेम मामला यह है कि अमेरिका इसी तरह आके फंसे पहले, जैसे वियतनाम में फंस गया था, और उसके बाद चाइना और रशिया जो है फिर मदद देना शुरू करेगा। तो ये बहुत लंबी जंग हो सकती है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट जंग समझ सकते। अब काउंटर आर्गो आप कर सकते हैं कि अरे इससे पहले तो वेनेजुएला पे हमला हुआ, तो वेनेजुएला को तो बचाने नहीं आया है चाइना, न रशिया ही आया, फिर जो है ज़बानी बोल के रह गया कि सही नहीं है, गलत नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि ईरान में और वेनेजुएला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेनेजुएला को चाह करके भी रशिया और चाइना बचा नहीं सकता था। ये अमेरिका के बहुत करीब मामला है और इन लोगों से बहुत दूर का मामला है। तो अभी की दुनिया में मामला ये है कि अमेरिका दूर तो जाके लड़ाई कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके मिलिट्री बेसिस एलाइज है, लेकिन चाइना रशिया वगैरह के जो है दूसरे ममालिक में मिलिट्री बेसिस वगैरह नहीं है, इस तरह की उनकी तैयारी अपनी नहीं है। तो ये बाहर जाकर के नहीं लड़ सकते, अमेरिका लड़ सकता है, ये बात समझ लीजिए। तो इस वजह से वेनेजुएला जो इतना दूर है कि पॉसिबल ही नहीं था रशिया चाइना के लिए कि अमेरिका से जाकर के अमेरिका के बैकयार्ड में जाकर के लड़ ले, तबाह हो जाते। यहाँ पर क्या है कि ये बीच का मैदान है, बल्कि करीब का मैदान है इन दोनों के लिए। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है ईरान में एक तो दमखम बहुत है, जोग्राफिकल जो है बहुत एडवांटेज है, मजहबी जो है एक जुनून है, ये सारी चीज़ें हैं। एक मर्तबा अमेरिका फंस जाए तो फिर वो जैसे अफगानिस्तान में फंसा था वैसे ईरान में फंसने के जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ईरान बहुत ज़िद्दी कौम है, आप समझ जाइए। इराक ने हमला कर दिया था 1980 में, फिर वो भीख मांगता रहा कि भाई बंद कर दो, लेकिन ईरान वाले बंद ही नहीं कर रहे थे। वो शर्त लगा दे कि सद्दाम हुसैन जब तक इस्तीफ़ा नहीं देगा तब तक हम जंग ही नहीं बंद करें। 8 साल खींच दिए। वो तो जब अमेरिका बीच में कूदा और इसके टैंकर वगैरह को हमला शुरू कर दिया तब जाकर के उसके, जबकि अभी फौरन इनकलाब आया ही था, 1979 में इनकलाब आया था, 1980 में हमला हो गया था, तब भी जो है 8 साल खींच दिए। जबकि ऑप्शन था कि इधर से रिक्वेस्ट बार बार सद्दाम हुसैन कह रहा था कि बंद कर दो, नहीं इस्तीफा दो तब बंद करेंगे। तो इस तरह के जो है वो मतलब डिफेंस में बहुत मजबूत कौम है। तो अब यह है कि चाइना के लिए आराम से जो है पाकिस्तान होते हुए आराम से मदद दे सकता है, अफगानिस्तान होकर के जो है मदद भेज सकता है, रशिया सेंट्रल एशिया के ज़रिए से मदद दे सकता है, इराक से मदद आ सकती है। तो इस लिहाज से जो है ये बार बार जो है अमेरिका का जो समझे कि अस्करी विंग है वो बार बार यह चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला के लिए अभी हम लोग तैयार नहीं हैं। रिजीम वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह करा के गिरा दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन मतलब ताकत के जोर पर जैसे सद्दाम हुसैन वगैरह को या मुअम्मर कज़ाफ़ी वगैरह को हटा दिए या अभी निकोलस मैडुरो को हटा दिए, वैसा पॉसिबल नहीं लगता। कहीं बैक टू वर्स ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। तो ये आप देखिए कि कहीं जो है यूक्रेन के बजाय अब जो है ईरान कहीं शिफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों कुल खिला सकता है, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ईरान पे, और रशिया भी कहेगा कि भाई इतना मजबूत मिला है तो आप यहाँ पर क्यों इसको साथ नहीं देंगे, तो हमारे तो एक एक करके सभी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ग्रीनलैंड के बारे में जो है मामला चल रहा है। तो ग्रीनलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने साफ लफ्ज़ों में अमेरिका को मना कर दिया कि आपका कोई ऑफ़र हमें कबूल नहीं किसी तरह का, और हम लोग जो है डेनमार्क से खुश हैं, आप मत जो है हमारे में लड़ाई लगवाइए। अब ये कह रहा नहीं हमारा सिक्योरिटी का मामला, भाई सिक्योरिटी का तो हर पड़ोसी का मामला रहेगा, तो ये कोई बात हुई क्या। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए ये ख़तरनाक मामला है, ग्रीनलैंड तो एक छोटा सा मामला है, इसमें तो 57,000 आदमी है, ले भी लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये असल में कहीं इसके लेने के बाद जो है इसके हौसले बुलंद ना हो जाए। वेनेजुएला को आराम से इसने कैप्चर कर लिया, अगर 2-4 उसके फौजी भी मारे गए होते तो पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गया होता। तो लक की रहा कि एक भी नहीं मरा उसका, तो हौसला पा करके अब ग्रीनलैंड की बात करने लगा।
और ग्रीनलैंड अगर उसके हाथ आ गया तो फिर कनाडा को कब्जाना बहुत आसान हो जाएगा। तब तो दोनों तरफ से जो है दबा देगा, इधर से अलास्का से, इधर से ग्रीनलैंड से, इधर से अमेरिका से। और कनाडा वाले रहते ही हैं इसी लाइन पे, इधर सब में तो कुछ नहीं, बर्फ वगैरह है कुछ। तो ये जो है कनाडा वाले की हालत ख़राब है कि अगर यहाँ पर आ गया तो फिर हमारी क्या हालत होगी। तो कह ही रहा बाप 51 स्टेट। तो यूरोप वाले परेशान है भाई कि ये जो है क्या किया जाए, यहाँ पे थोड़ा मुकाबला किया जाए। और थोड़ा सा भी अगर हम लोग मुकाबला करते हैं ग्रीनलैंड के लिए, रेसिस्ट करते हैं, यानी ऐसे रेसिस्ट करें कि अमेरिका वर्सेस नेटो की लड़ाई हो जाए, तो जीतेंगे तो नहीं अमेरिका से, ये बात तो है, क्योंकि हमारे यहाँ इख्तिलाफ बहुत है, दरारें पड़ जाएगी, 2-4 महीना सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अगर वाकई में लड़ जाते हैं हम लोग, मजबूत मुल्क वाले, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ये सब मिल के, डेनमार्क है, लड़ जाते हैं, तो होगा क्या कि अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई सेनेट कांग्रेस से जब इजाज़त नहीं लिए, ये नहीं लिए, वो नहीं लिए, तो किसी मुल्क पे इन्वेट कैसे कर दिया। तो अगर यहाँ से जो है कुछ भी लड़े और जो 10-20 लाशें भी गई यहाँ के फौजियों की, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वियतनाम वॉर में जब भी जो है अमेरिकन जो चिल्लाना शुरू किए थे, वो कब चिल्लाए थे, और जब यहाँ से लाशें जाने शुरू हुई ताबूत में, तब जाकर दुख दर्द महसूस होने लगा। तो ये यूरोप वाले कह रहे हैं कि इतना जो है तश्तरी में सजा के देने की बात नहीं है, थोड़ा सा दमखम दिखाएं तो फिर यहाँ खुद ही सिविल राइट वाली मूवमेंट शुरू हो जाएगी कि भाई क्या ज़रूरत है ग्रीनलैंड, जबकि वो लोग ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप जो चाहिए यहाँ पर आकर के मिलजुल करके काम कीजिए, कोई मसला नहीं है। कौन सा चाइना आ रहा है, कौन सा जो है रशिया आ रहा है बैकयार्ड में, वो एक ही कह रहा नहीं हम अपने पड़ोस में रशिया चाइना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको जो है रशिया चाइना नहीं चाहिए। अब रशिया चाइना से आपको इतनी ही एलर्जी है तो आप चाइना के बगल में जाकर के क्या करते रहते हैं भाई। ये आप अमेरिका, ये ताइवान में आकर के क्या करते हैं यहाँ पे, ये साउथ कोरिया में क्या कर रहे हैं, ये जापान में क्या कर रहे हैं, ये फिलीपीन में क्या कर रहे हैं। आपको दूसरे के पड़ोस में झांकने में बहुत मज़ा आता है, और आपके यहाँ कोई आ जाता है तो आपको ख़राब लगता है। तो 1962 में जो है वो समझ जाइए कि क्यूबन क्राइसिस जो हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था, बार बार जो है उधर चला जाता था, यूएसएसआर को पड़ोस में जाकर के छेड़ता रहता था, तुर्की में जाकर के जो है लगा दिया था मिसाइल। अब जानते हैं उस वक्त जो है आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया सब यूएसएसआर में था। कहा अरे इतना पड़ोस में लगा दोगे मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर बम। इसने कहा कि हम तुम्हारे जो है इसमें क्यूबा में लगा देंगे जाकर के। तो नहीं, हमारे बगल में नहीं लगा सकते तुम, तो हटाओ तो हटाओ। तो अमेरिका ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो है चुपके से हटाएंगे और आप एलानिया हटाएंगे। तो यूएसएसआर वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी इज्जत रख ले रहे हैं, लेकिन हटाना तो पड़ेगा तुम। तो हटाया। तो ये है अमेरिका की दादागिरी वाली पॉलिसी कि हम कुछ भी करेंगे, हम कायदा कानून से ऊपर, क्योंकि हम दुनिया के थानेदार हैं, ठेकेदार हैं, पुलिस हैं, तो हमसे नहीं पूछ सकते। हाँ, तुमसे हम पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या है, मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम। बेगानी शादी में अब्दुल्ला हम दीवाना हो सकते, तुम नहीं हो सकते। तो ये मामला है, तो देखिए क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।